हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोग का क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग तीन चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है डियर, ठीक है ना। अब सारा चीज़ आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप सोशल साइंस सीटेट करके देखिएगा ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी भी क्लास चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोग क्लास 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम लोग के पृथ्वी की चारों ओर जो है ना वो वायु की घनी चादर से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और हम लोग जितने भी पृथ्वी पे जीव और जो जीवित रहते हैं ना, वो इसी वायुमंडल पर डिपेंड रहता है। कैसे डिपेंड रहता है? तो डियर, हम लोग को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, वो इसी वायुमंडल से मिलती है। और जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है वो इसी वायुमंडल से मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका क्या करता है डियर, सूरज का जो हार्मफुल किरण होता है ना, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, ये बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत डिजीज़ कॉज करता है, स्किन के लिए भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहता है। तो इससे भी जो है ये वायुमंडल हम लोगों को बचाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, ठीक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ना, ये बहुत ही इस डेंजर रहता है। और इसको जो है कंट्रोल मतलब कि अगर ये ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल में, तो ये क्या करता है ना कि पृथ्वी को ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर, मतलब कि जो सनलाइट है ना, वो उसको क्या करेगा, वो पृथ्वी से जाने नहीं देगा। और इस तरीके से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना जो है असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार की धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता है। इसे हम लोग भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो कारखाने के और उसके धुएं से क्या होता है, वायुमंडल में इसका स्तर जो है बढ़ रहा है। और तब इस ऊष्मा के द्वारा जो है पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो तापमान में इस वृद्धि के कारण जो है पृथ्वी कि सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है। और इसके कारण क्या होता है, समुद्र के जलस्तर में भी वृद्धि होता है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जा सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कौन सा गैस जो है आपको ग्रीन हाउस गैस मतलब कहलाता है। और कौन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, मतलब कौन ग्लोबल वार्मिंग जो है कौन सा गैस के कारण होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, वायुमंडल का संगठक, मतलब कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ रहता है। जैसे कि अभी हम लोग ये देख लीजिए, ये वायुमंडल है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 78% है, यानी सबसे भारी मात्रा में नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% पे है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% है। और ऑर्गन जो है आपका 0.93% है। और बाकी जितने भी केसेस हैं ना, वो आपका 0.04% है। तो समझ में आ गया कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में सबसे भारी मात्रा में कौन सा गैसेस है, तो नाइट्रोजन है 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% में रहता है, जबकि ऑर्गन जो है ये 0.93% पे रहता है, ठीक है। देखिए, इस गैस के अलावा इसमें ना ये जो धूल होता है ना, उसका जो छोटा छोटा कण जो रहता है वो भी हवा में मौजूद रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, क्लियर है। देखिए, अब ये बताइए कि पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो सीधे वायु से नाइट्रोजन। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में सॉरी ये साइंस में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका जो प्लांट जो रहता है ना, उसको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में जो है ये नाइट्रोजन गैस है, तो ये पौधे जो रहता है ना, डायरेक्ट ये नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, तो इस प्लांट के रूट में ना, इस प्लांट के रूट में, पौधे के रूट में ना एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको जीवाणु पाया जाता है। और इसका नाम याद रखिएगा, रिजोबियम नाम
नाम है उसका रिजोबियम। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है, आपका एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को जो है ये आपका कंज्यूम करता है, और क्या करता है, इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब प्लांट जो है ना इसी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट जो है नाइट्रोजन का उपयोग करता है। क्लियर है। देखिए ऑक्सीजन जो है वायु से में जो है प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु जो है सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहेंगे, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ये रिलीज़ करता है और खुद क्या कंज्यूम करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। क्यों महत्वपूर्ण गैस है, तो जितने भी आपका पेड़ पौधे हैं ना, उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे जो है ये अपना खाना खुद बनाता है, और इसको क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, और उसके बदले में ये क्या देता है प्लांट, तो ये ऑक्सीजन देता है, और ये ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और हम लोग क्या देते हैं प्लांट को, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्लियर है ना। तो जिससे ये संतुलन जो है बनाया है, देखिए ये संतुलन बनाया है मतलब कि क्या हुआ, संतुलन बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, प्लांट क्या कर रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है, और वो क्या रिलीज़ कर रहा है, वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपका संतुलन इस तरीके से बना है आपका इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन ये संतुलन जो है आपका तब गड़बड़ाने लगता है, जैसे कि अगर हम लोग कोयला या ईंधनों को जलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती जाती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब देखिए जो ये बोल रहा हूँ, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ कर रहे हैं जो कि प्लांट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी जो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, जैसे कि आपका कोयला जलता है, फिर अलग अलग तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बहुत भारी मात्रा में मतलब कि प्रेजेंट रहता है, और इसी के कारण जो है ये पृथ्वी का मौसम तथा जलवायु को ये प्रभावित कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या आप जानते हैं, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायु चक्र चलता रहता है मतलब क्या बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है ना कि जैसे कि अभी नीचे जो है ज़मीन के नीचे, ठीक है, मान लीजिए आपका बहुत गर्म है, तो वहाँ पे क्या हो है, जैसे जैसे हवा जो रहता है गर्म होता है ना, वो हल्का हो जाता है, हल्का होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर चला जाता है। जब वहाँ पे चला जाता है तो नीचे खाली हो जाता है ना, तो फिर से वहाँ पे ठंडा हवा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चलता रहता है ना, इसको हम लोग वायु चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल जो रहता है ना, ये पूरे 5 परतों में विभाजित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हम लोग शोभ मंडल, और उसके बाद है समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल एवं ब्रह्मंडल। देखिए शोभ मंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोभ मंडल, ठीक है, इसको हम लोग शोभ मंडल कहते हैं। तो शोभ मंडल जो है, ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। देखिए अब जो एनसीईआरटी में है वही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखें कि सौर मंडल जो है सबसे महत्वपूर्ण परत है, और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है, और इस मंडल में जो है जो वायु प्रेजेंट रहता है ना, उसको हम लोग सांस लेने में यूज़
यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। और मौसम का जितना भी घटनाएं है ना इसी मंडल में होता है, जैसे कि कोहरा है, वर्षा हो रहा है, फिर ओला गिर रहा है, तो ये आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मौसम से रिलेटेड जो भी आपका है वो किस में हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का समताप मंडल। देखिए इस क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर है, जिसको कि आपका 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और ये परत जो रहता है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। मतलब याद रखिएगा कि मौसम का कोई भी मौसम वाला कोई भी घटना रहेगा वो आपका समताप मंडल में नहीं होता है। ठीक है, तो इसके परिणाम इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ जो रहती है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि जो हवाई जहाज़ जो है किस मंडल में, किस परत में उड़ती है, तो ये आपका समताप मंडल पे जो है उड़ती है। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे मौसम से रिलेटेड कोई भी घटना जो है इस मतलब कि परत में नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है आपका हवाई जहाज जो है बहुत ही अच्छे से जो है उड़ सकता है। इसके साथ साथ इस मंडल में क्या होता है ना, ओजोन गैस की एक लेयर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ओजोन गैस लेयर कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, तो सूर्य का जो आपका हार्मफुल रेज आ रहा है उससे ये हम लोगों को क्या करता है, रक्षा करता है। हार्मफुल रेज कौन सा हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, इससे ये क्या करता है हम लोग को रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का मध्य मंडल। देखिए ये वायुमंडल का ना तीसरी परत होता है और ये इसकी ऊंचाई कितना है, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पहला तो हम लोग देखे 13 किलोमीटर तक था। ठीक है, दूसरा हम लोग देखे 50 किलोमीटर तक था, तीसरा देखे 80 किलोमीटर तक था। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर गिर चल जाता है। देखिए उल्का पिंड का हम लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो जब भी यहाँ पे आता है ना तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जल जाता है। कौन सा परत में जलता है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो है किस परत में जलता है, तो ये मध्य मंडल में जल जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ऊंचा रहने के कारण इसका तापमान जो रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये मंडल का परत 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े कि पहले 13 किलोमीटर था, फिर 50 किलोमीटर था, फिर 80 किलोमीटर था। अब आपका ब्रह्मंडल हो गया, तो ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार जो है इसी परत पर उपयोग होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेडियो संचार किस में उपयोग होता है, तो आपका जो है ब्रह्मंडल में उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। यानी पृथ्वी से जो आपका रेडियो तरंगे आ रहे हैं ना, वो पृथ्वी पर वापस जो है भेज दिया जाता है। तो आपका रेडियो तरंगे जो है ये कहाँ पे ये हो रहा है, तो ये आपका ब्रह्मंडल पे हो रहा है रेडियो संचार। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एक्टिविटीज़ जो है आपका कौन सा परत में होता है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं और ये वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम या हाइड्रोजन जो है इसी अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो याद रखिएगा जो हल्की गैस है ना, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन, वो कहाँ तैरता है, तो बहिमंडल पे तैरता है, जो कि सबसे ऊपरी परत होता है और सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, और ये सबसे पतली परत भी होता है। क्लियर है ना यहाँ तक। यहाँ पे देखिए, आओ कुछ करके सीखे। स्थानीय समाचार पत्र से 10 के दिन मौसम रिपोर्ट लिखिए और मौसम में बदलाव का अवलोकन करें। डियर ये एक ना जो है पेडालॉजी टर्म्स है, पेडालॉजी क्वेश्चन है। ठीक है, आओ करके सीखे। याद रखिएगा पेडालॉजी क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको इस तरीके का स्टेटमेंट मिल जाए कि हम करके सीखते, देख के करके सीखते, अभ्यास करके सीखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का अगर ऑप्शन मिल जाए तो वो बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, क्योंकि अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं तो वो जो रहता है अधिगम का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इस तरीके से ही इसमें से पेडालॉजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से जो है पेडालॉजी क्वेश्चन बनते हैं। तो डियर आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे का क्लास जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको इस टॉपिक से किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहिए। और डियर एक
हम आपको सजेशन देंगे कि जितने भी कीवर्ड है ना, जैसे कि हम लोग मध्य मंडल के बारे में पढ़े, तो उसका जितना आपका है मतलब कि कितना मीटर पे है, इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते जाइए। यकीन कीजिए ये आपको याद होने में भी काफ़ी ईजी पड़ेगा। थैंक यू।